जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ये जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है वह 14 है, आपको 1 से लेकर 13 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेट को। तो यहाँ पर सेट का हम लोग का पहला प्रश्न ये रहा है। प्रश्न हम लोग का सामान्य अध्ययन से स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण डॉट 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 के द्वारा किया गया था। तो जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उसका निर्माण गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। देखिए, गुरु रामदास के द्वारा 1581 ईस्वी, ठीक 1581 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसको जो पूरा हुआ था 1589 में हुआ था। ठीक, 1589 में ये 4 यानी कितना है 8 साल के यहाँ पर इसका निर्माण में 8 साल का समय लगा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध सन डॉट 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 में लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें आपको बाबर की विजय हुई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। यहाँ पर ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। ये इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पुनर्जागरण का जनक बताया था। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक बताया गया था। ठीक, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इसका जो आंसर है गलत है या फिर इसका आंसर दूसरा है। ठीक, आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको गलत लगे तो। चलिए, इसका स्थापना कब होता है? 1828 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का चौथा नंबर है कि निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? या मन्नार की जो खाड़ी है भारत को किस देश से अलग करती है? तो वह श्रीलंका से अलग करती है। यहाँ पर राइट आंसर आप श्रीलंका कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है सोन नदी इनमें से है। तो सोन नदी इनमें से आपको ये गंगा बेसिन है। जो सोन नदी है ये गंगा बेसिन है। ये देखिए, सोन नदी बिहार की राजधानी पटना के पश्चिम में गंगा नदी में दक्षिण से आकर मिलती है। ठीक, ये जो सोन नदी है। चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न है कि रीवा कुंड, यह रीवा कुंड में स्थित है, डॉट 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 में स्थित है। यानी कि जो रीवा कुंड है ये आपको कहाँ स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर डी कर ले। देखिए, रीवा कुंड का निर्माण मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका, ये जो बाज बहादुर थे अपनी प्रेमिका रानी रूपमती के लिए करवाया था। ठीक, यहाँ पर रीवा कुंड का निर्माण बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका रूपमती के लिए करवाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम आयु कितनी? यहाँ पर देखिए, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्षों की आयु अवश्य है। कितने? 30 वर्षों की आयु चाहिए। और ये जो है आपको धारा 84 के ख में वर्णित है। ये किस में है? धारा 84 के, संविधान के धारा 84 के ख में इसको वर्णित किया गया, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर। प्रश्न कि वृक्षिका डॉट डॉट में पाया जाता है। ये वृक्षिका किस में पाया जाता है? तो ये तांत्रिकीय ऊतक में जो वृक्षिका है पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध अनुसार है। यहाँ पर देखिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी है। तो यहाँ पर E बराबर mc² होता है। ये आइंस्टीन का सिद्धांत क्या था? E बराबर mc²। यहाँ पर E बराबर ऊर्जा होता है, m के बराबर मास यानी द्रव्यमान होता है, और c बराबर प्रकाश का वेग होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की धुरी का मतलब कक्ष के संदर्भ में नत होती है। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये पृथ्वी यहाँ पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, यही प्रश्न है। देखिए, पृथ्वी की धुरी इसकी परिक्रमा की कक्ष के तल पर लंबवत न होकर 23.5 डिग्री झुकी होती है, जिसके कारण पृथ्वी के सब भागों में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती। इसलिए पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में तापमान परिवर्तन में असमानता घटती बढ़ती रहती है, जिसके कारण मौसम का बदलना या बदलाव होते रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है
कि नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है। जो नाभिकीय विखंडन या फिर संलयन में जो अवमुक्त ऊर्जा होती है, ये किसके कारण होती है? तो यह अवमुक्त ऊर्जा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण होती है। पर राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा। चलिए, 52वां प्रश्न है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। निम्नलिखित विवरण में से कौन इसमें से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए, यह बोस-आइंस्टीन संगठन के रूप में भी जाना जाता है। ये जो कथन है ये गलत है, ये संबंधित इससे नहीं है, प्लाज्मा से संबंधित नहीं है। देखिए, बोस-आइंस्टीन जो होता है, बोस-आइंस्टीन सघन पदार्थ की 5वीं अवस्था है। यह जो बोस-आइंस्टीन होता है पदार्थ की 5वीं अवस्था है, जिसमें पदार्थ की कुल आंतरिक ऊर्जा शून्य के करीब होती है। इसके विपरीत प्लाज्मा में ऊर्जा के अतिरेक के कारण यह गैस आयनीकृत के रूप में होता है। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि छाल वल्क पर उगने वाले ऊतकों को किस प्रकार कहा जाता है? यहाँ पर छाल वल्क पर उगने वाले ऊतकों को किस प्रकार कहा जाता है? तो वह कहता है वल्कवासी। यहाँ पर वल्कवासी कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा। प्रश्न की निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत कौन सा है इसमें? तो देखिए, नवीकरणीय स्रोत में यहाँ पर वन्य जीवन होता है। यहाँ पर वन्य जीवन जो है नवीकरणीय स्रोत है। राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का कि उन 2 कोशिकांगों के नाम बताइए जिसमें से उनकी स्वयं की आनुवांशिकी सामग्री होती है। आनुवांशिकी सामग्री होती है तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में। यहाँ पर राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम को सामान्यतः यहाँ पर काला स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं आप लोग। राइट आंसर सी कर लीजिए। पेट्रोलियम को काला स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर सी। अगला पॉइंट देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है, वह कोशिकांग का नाम बताते हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपचय होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उत्पत्ति होती है एवं एटीपी में कोशिका के उपयोग के लायक रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। यह सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के निम्न में से कौन एक कार्यांतरण नहीं होता है? कार्यांतरण इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मानव है, जो कार्यांतरण नहीं होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न की आंधी के बढ़ाव के दौरान वायु धारा चलती है। यहाँ पर आंधी के बढ़ाव के दौरान जो वायु धारा चलती है वो कैसी चलती है? तो वह वायु धारा यहाँ पर ऊर्ध्वमुखी होती है। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, ऊर्ध्वमुखी होती है। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधों के किस भाग से की जाती है? श्वसन तुलना पौधों को किस भाग से की जाती है? वो रंग से की जाती है। जो देखिए, रंग से श्वसन, यहाँ पर क्या है, श्वसन तंत्र की तुलना पौधों के किस भाग से? तो रंग से की जाती है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न की द्विगुणित स्पोरोफाइटिक चरण के साथ अनुगुणित गैमेटोफाइटिक चरण के परिवर्तन को नीचे दिए गए जीवों में से किन 2 में नहीं देखा गया है? यहाँ पर फ्यूनेरिया, स्पाइरोगैरा, पेट्रा, यहाँ पर क्लोमाइडोमोनास, एंडिएंटम। तो इसमें 2 में नहीं किया गया, वहाँ पर जो हो जाएंगे वह हो जाएगा, ये पहला में आपका स्पाइरोगैरा और दूसरा में क्लोमाइडोमोनास। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न है कि रोजगार के मामलों में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में तो वह हो जाएगा यहाँ पर भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे यहाँ पर करीब 13 लाख है, 13,000 सॉरी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए जो भारतीय रेलवे है यह भारतीय रेलवे कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर जो 13 लाख से भी अधिक है। यह सब में बड़ा उपक्रम है, ये जो रोजगार देने में ये सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक, रोजगार के मामलों में ये सबसे बड़ा भारतीय रेलवे है, 13 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि समीर मौन किस खेल से संबंधित है? समीर मौन किस खेल से संबंधित है? तो यह तेज दौड़ से, यहाँ पर राइट आंसर है, यह तेज दौड़ से समीर मौन जो है संबंधित है।
अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर यहाँ पर हड़प्पा था। हड़प्पा का खोज कब किया गया था? 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। ठीक, मोहनजोदड़ो का यहाँ पर रखलाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था, 1 साल बाद किया गया था मोहनजोदड़ो का। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की जो उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 26 नंबर है। प्रश्न है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। देखिए, मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक, बस इतना रखिए कि ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चलिए, प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आती है। सिंधु सभ्यता ये किस युग में आती है? तो देखिए, ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत ये जो सिंधु सभ्यता है आता है। चलिए, 28 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं का अवशेष मिला है। यहाँ पर कुओं का अवशेष किस में मिला है? तो देखिए, कुओं का जो अवशेष मिला है वह मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अभी मैंने बताया कि इसका खोज 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। यहाँ पर पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई किस स्थल से? तो यह स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो ही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। हड़प्पा के द्वारा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है। ठीक, तो देखिए, उनके द्वारा जो फसल नहीं उगाई जाती थी ये दाल, वो लोग दाल से परिचित नहीं थे, वो इस फसल को नहीं उगा पा रहे थे। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि कथन 1 और कथन 2 दिए गए। ये प्रश्न है ये पिछले सेट में आया, सेट 13 में भी था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये जो देखिए ए और आर दोनों सही है, ये तो बिल्कुल सही है कि ये दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये जो आर है ए का ही सही स्पष्टीकरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का बिल्कुल ये प्रश्न क्या है? 32 नंबर प्रश्न है ना जी, हाँ 32 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न की पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या फिर रिंग वैदिक जो संस्कृति का काल माना जाता है वह माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न के यहाँ पर रिक्त स्थान है और कह रहे हैं कि वर्ष ... में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। ठीक, तो ये कब यहाँ पर ये जो वर्ष था वह था वर्ष 1818। ठीक, ये जो आंग्ल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, ये 1817 से लेकर 1818 के बीच में लड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दसाई ... का सबसे भव्य त्यौहार है। ये जो दसाई है ये किसका भव्य त्यौहार है? तो देखिए, दसाई जो है यह नेपाल का भव्य त्यौहार है। दसाई नेपाल का सबसे भव्य त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन मास में 15 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक, ये जो आश्विन माह में 15 दिनों तक मनाया जाता है। आश्विन में यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटों में पर्याप्त वृद्धि को कारण, यहाँ पर पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर पर्याप्त वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा होता है। यहाँ पर पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा होता है। चलिए, 36 नंबर प्रश्न है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। ये जो डॉल्फिन किक शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो यह तैराकी से संबंधित है। ठीक, देखिए तैराकी से संबंधित है। ये डॉल्फिन किक शब्द तैराकी खेल से संबंधित है। इसको वाटर फ्लाई स्ट्रोक भी कहा जाता है। वाटर फ्लाई स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसमें तैराकी के दोनों पैर जो होते हैं एक साथ ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक, एक साथ ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे कि डॉल्फिन
तैरती है, इसलिए डॉल्फिन की किसको नाम दिया गया है। चलिए प्रश्न हम लोग का है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल, ये दो है, कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष लड़ी गई थी। तो कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाई है वर्ष 1944 में लड़ी गई थी। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुजरात के बघेल राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया। ठीक, ये गुजरात के बघेल राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसके हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया, वह कौन था। तो वह जो था करण देव था। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए, वह करण देव था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कीमत पर समतुल्य मूल्य घट जाएगा। ये इसमें संतुलन मूल्य जो है वो घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम 1981 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें डॉट में संशोधन कर शोर, यहाँ पर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो ये देखिए ये जो संशोधन है, यह 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में क्या सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि मार्सुपियल्स, यहाँ पर मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है। इसकी विशेष विशेषता क्या है, तो इसकी जो विशिष्ट विशेषता है वह है वह बच्चों को थैली में ले जाते हैं। ये जो मार्सुपियल्स हैं ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, धनी प्राणी या फिर मार्सुपियल्स, इसको एक नाम है धनी प्राणी या फिर मार्सुपियल्स। ये स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने शिशु को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी या जिसको थैली बोलते हैं, वो धानी में रखकर चलते हैं। यह ज़्यादातर पृथ्वी के अपने अस्तित्व में आने के समय से ही उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। जाने माने स्तनधारियों में जैसे यहाँ पर जो अंदर रखते हैं थैली में, तो कंगारू आता है, कोआला आता है, और ओपक्स या बोमबैट, यहाँ पर बोमबैट और ये तस्मानियाई डेल्विल शामिल है। इसके बच्चे स्तनधारियों के नवजात शिशु या फिर अन्य स्तनधारियों के नवजात बच्चों से तुलना में अविकसित हैं। इसके कहने का मतलब ये क्यों रखता है, तो इसके जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कम विकसित होते हैं, वो शारीरिक जो दृष्टि से वो कम विकसित होते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को कुछ समय तक अपने थैली के अंदर वो रखकर विकसित करते हैं। ठीक, इसीलिए वो अंदर रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक पाल राज्य होगा। ठीक, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। यह किस में वर्णित किया गया है, तो देखिए यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 153 में। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद, यहाँ पर छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। संविधान के राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित अर्हता का यहाँ पर निर्धारित किया गया। कुछ ये उस भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, यही सब उसमें शामिल है। चलिए 43वां प्रश्न है कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है, तो संपर्क में यह लाल हो जाता है। ठीक, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आते ही वो लाल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रजत को दृष्टि दोष है। ठीक, यहाँ पर देखिए रजत एक नाम है। ठीक, रजत को दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस किया जाता है। यहाँ पर दूरदृष्टि दोष, यह रजत को दूरदृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर उत्तल के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो देखिए दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें आपको नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। सिंपल भाषा में समझिए कि जब दूरदृष्टि दोष होगा तो उसमें आपको नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देगी। और इसमें जो इसका उपचार होता है ये उत्तल लेंस से होता है। ठीक, यदि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसमें जो भीरी की वस्तुएं हैं दिखाई देगी। और उसमें जो उपचार होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी भूमि तट रेखा, सबसे लंबी भूमि तट रेखा किस राज्य की है? तो बिल्कुल वह जो राज्य है आपका वह है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि डॉट 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 को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रंजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर एक स्थान को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 मार्च को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आप एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह गेहूं का पूछेगा नहीं। जी हाँ गेहूं का, तो वह यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सा है? वह है चीन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नैसी जनजाति का संबंध? यहाँ पर देखिए भारतीय राज्य से नैसी जनजाति का संबंध है। तो नैसी का जो संबंध है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंध है। तो इसको बारे में नैसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए नैसी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक जनजाति है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों में निवास करते हैं। ये जो नैसी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों में निवास करती है और इस प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख के लगभग में है और ये लोग नैसी भाषा बोलते हैं। ये भाषा कैसे बोलते हैं? तो ये लोग नैसी भाषा बोलते हैं, जो कि एक तिब्बती बर्मी भाषा है। ये तिब्बत का भाषा है जो नैसी है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का क्या 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, कौन सा है? तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है सुरक्षा भंडार। यहाँ पर सुरक्षित भंडार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कि उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुँचाता है। पौधों के विभिन्न भागों में भोजन ये फ्लोएम पहुँचाता है। यहाँ पर राइट आंसर आप डी कर लीजिए। प्रश्न कि महाराष्ट्र की सबसे ऊँची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कलसुबाई शिखर। यहाँ पर कलसुबाई शिखर है जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी शिखर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? ये पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? तो पॉपुलर चैम्बर के नाम से यहाँ पर लोकसभा को जानते हैं। ठीक, पॉपुलर चैम्बर याद रखिएगा, पॉपुलर चैम्बर लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा जो प्रमुख रसायन वो मौजूद होता है? तो वह जो मौजूद होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक, इसमें Na2CO3 इसका जो रासायनिक सूत्र होता है और इसमें जो कपड़े धोने के समय यहाँ पर थोड़ा सा ये जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसमें 10H2O मिलाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इंडिया शास्त्र रिपब्लिकेशन ऑन द नेशनल इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बड़ा पुस्तक है। इंडियन शास्त्र रिपब्लिकेशन ऑन द नेशनल इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा, शशि थरूर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 56 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है, माराबत और बदगयास राज्यों में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है और सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों के पुतलों के साथ जुलूस निकाला जाता है। ये किस राज्य का त्यौहार है? तो देखिए यह त्यौहार है नागपुर का। यहाँ पर राइट आंसर आप एक बी कर लीजिए, नागपुर का ये त्यौहार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत के लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है? तो देखिए कौन सा आर्थिक क्षेत्र, इसमें कृषि हो जाएगा। कौन सा है? कृषि लगभग आपका 50% लोगों का ये क्या बोलते हैं 50 से अधिक है, 50 60 बस 70 मतलब कि 60 से 70% अधिक ये जो आर्थिक क्षेत्र को नियोजित करता है। कृषि क्षेत्र
भारत में लोगों को अधिक संख्या में नियोजित करता है। कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी आबादी, बोलिए, श्रम शक्ति कार्यरत है। हालांकि जो इसका जीडीपी का योगदान है, ये जीडीपी का योगदान में यहाँ पर इसका 17 या 17.9% ही है। जीडीपी में 17-18 जो वर्ष 2017-18 था, इसमें योगदान इसका 17 से 18% था। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 58वां प्रश्न कि वर्ष 1978 में डॉट में संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप से समाप्त कर दिया। ठीक, यहाँ पर वर्ष 1978 में कौन संशोधन था जो कि यह संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वह जो संशोधन था, वह संशोधन 44वां संशोधन था जो कि 1978 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 59 नंबर है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डॉट द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। तो देखिए वह किया जा सकता है प्यूफिल के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग नए नाम सुने होंगे, तो ये प्यूफिल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य के, यहाँ पर भारत के किसी राज्य या उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वह लीला सेठ थी। यहाँ पर राइट आंसर लीला सेठ थी। देखिए लीला सेठ जो थी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला की बात, न्यायाधीश की बात करें तो ये 1978 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर राज्य के हिमाचल प्रदेश राज्य के भी मुख्य न्यायाधीश रही है, तो वह हिमाचल प्रदेश में 1981 में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर राज्य पूछा गया तो राज्य 1981 और यहाँ पर दिल्ली में ये 1978 में हुई थी। चलिए भारतीय संविधान के किस भाग अनुच्छेद में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया था? यहाँ पर केंद्र राज्य के राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो वह जो उल्लेख किया गया है आपको भाग 11 को अनुच्छेद 245 से 55 में यह उल्लेखित किया गया है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से पौधों के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? कक्षीय कली या पर शाखा में विकसित होती है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए, शाखा में कक्षीय कली जो होती है वह विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के निम्नलिखित में से किस में प्रत्येक ग्राम में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा किस में अधिक होती है? तो यहाँ पर सोयाबीन जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, करीब यहाँ पर लगभग में 38 से 40% इसमें सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। और इसमें हम लोग वासा की बात करें तो इसमें आपको 22% तक वासा होता है और 21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, यह सभी प्रोटीन में यह सभी सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक, सोयाबीन में 38 से 40 यहाँ पर प्रोटीन, 20 से 22% यहाँ पर वासा और कार्बोहाइड्रेट 20 से 22%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? मिथुन एक्टर नहीं है, ये मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है? संक्रमण रोग इसमें से कौन सा है? तो खसरा जो आप देख रहे हैं ये संक्रमण रोग है। खसरा एक बहुत ही संक्रमण रोग है जो पैरामीसी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अजीब नाम है, इसको पैरामिक्सियो वायरस परिवार के एक वायरस सदस्य के कारण होता है। यह सीधे संपर्क के जरिए हवा या फिर हवा के द्वारा ये फैलता है। इसका जो लक्षण होता है बुखार और खांसी सहित लाल चकत्ते शामिल होते हैं। यहाँ पर जो इसमें जो लक्षण होता है बुखार खांसी होता है और शरीर पर लाल चकत्ते धब्बे जैसा यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हम लोग का विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी? यह विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किस पाल राजा के द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो की गई थी वह धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक, 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? ठोस सोल का यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है, तो वह हो जाएगा यहाँ पर रंगीन पत्थर। यहाँ पर राइट आंसर सी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि नवमल्थुसियन सिद्धांत, यहाँ पर नवमल्थुसियन जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सभी जो संबंधित है यह संबंधित है संसाधन की कमी से। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है
कि किस ग्राफिक में डिजिटल फ़ोटो तथा स्कैन की छवि है। यहाँ पर जब देखते होंगे BMP, कभी PNG, कभी JPG, TIF और GIF जैसे प्रसार एक एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो यह संग्रहित किया जाता है बिट मैप में। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ए कर लीजिएगा, ठीक, बिट मैप में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए राज्यों में वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है। तो यह किस राज्य में वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है, ठीक, तो यह बिहार में मनाई जाती है, क्योंकि वो बिहार के निवासी थे। ये इनका जो योगदान था, ये स्वतंत्रता संग्राम में एक सैनिक थे, ठीक। इनका जो जन्म हुआ था 1778 में जन्म हुआ था और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या, नंदा देवी चोटी डॉट में स्थित है। ये नंदा देवी चोटी किस में स्थित है, तो यह आपको उत्तराखंड में स्थित है, आपका राइट आंसर। यह जो नंदा देवी पर्वत है भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल जिलों में स्थित है। यह पर्वत हिमालय के दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों का प्रसिद्ध पर्वत शिखर है, जिसकी चामोली से दूरी 22 मील है। चामोली से इसकी दूरी कितनी है नंदा चोटी की, तो 22 मील है, 32 मील है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन का कारण स्तन में से दूध निकलता है, ठीक। यहाँ पर स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन में ये दूध निकलता है, तो बिल्कुल यह जो दूध निकलता है प्रोलैक्टिन के द्वारा। यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन के द्वारा। देखिए प्रोलैक्टिन बच्चों के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए महिलाओं में पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। ये कौन सा रिलीज होता है, तो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, ठीक, जिसमें महिलाएं स्तनपान कराने में सक्षम होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मिहिर भोज डॉट के शासक थे। तो मिहिर भोज ये प्रतिहार के शासक थे, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्या है, प्रश्न के किस नदी पर बागलिहार बांध का निर्माण किया गया था। बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो इसका जो निर्माण है यह आपको चेनाब नदी पर किया गया था। यहाँ पर का राइट आंसर चेनाब नदी पर स्थित यह किया गया था। यह चेनाब, देखिए बगलिहार बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में दूसरी विद्युत परियोजना है। ये जो जम्मू कश्मीर की दूसरी विद्युत परियोजना है, जो डोडा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर बहने वाली चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है। तो देखिए जो पर्णपाती वृक्ष है वह वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। या पर्णपाती या फिर उसको पतझड़ भी बोलते हैं। ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। उत्तर भारत में समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद ऋतु यानी कि ठंडे में ये जो होता है, जिस कारण उस मौसम को पतझड़ भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो उस मौसम को पतझड़ भी कहते हैं, और ये सभी उत्तर भारत में होते हैं समशीतोष्ण के क्षेत्र में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76वां प्रश्न हम लोग का है कि भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत किस अवधि को जानते हैं, तो दिल्ली सल्तनत को जानते हैं हम लोग 1206 ईस्वी से लेकर 1526। 1206 से लेकर 1526 को हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम काल से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का हिंदी का प्रश्न है कि इनमें से विशेषण है। विशेषण कौन सा है, तो देखिए विशेषण इसमें जो मोटा है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानना है। तो देखिए जो अपेक्षा और उपेक्षा है, ये उपेक्षा और उपेक्षा ये दोनों है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग के निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर अक्ल का दुश्मन मुहावरों की लोकोक्तियों को समझना है। तो यहाँ पर अक्ल का दुश्मन कहने का मतलब कि महामूर्ख। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह का जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा। यहाँ पर वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका में आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? अदब के साथ, यहाँ पर अदब में जो उपसर्ग लगता है वह यहाँ पर अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? तो देखिए जो 10 मुख में समास है वह बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है? तो वाक्य या शुभकामना का जो बोध होता है वह होता है इच्छावाचक शब्द में। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग के यहाँ पर है, इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट हुआ। अंग्रेजी से प्रश्न है कि पिक आउट द कॉम्परेटिव फ्रॉम द सेंटेंस। यहाँ पर कॉम्परेटिव सेंटेंस खोजना है, कॉम्परेटिव डिग्री खोजना है। तो देखिए यहाँ जो सोलेमन इज नॉट विसर देन ही इज, यहाँ पर जो कॉम्परेटिव डिग्री है राइट आंसर यहाँ पर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम द टेंस ऑफ यहाँ पर चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर टेंस खोजना है। यहाँ पर देखिए द चिल्ड डॉट सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो द चिल्ड हैज़ बीन क्राइंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ये जो आपका प्रयोग हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोग का कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस some part of the sentence may have error, find out which part of the sentence has an error and select the operative option if a sentence is free from error, select no error। यहाँ पर हम लोग का कौन से वाक्य में वो एरर यानी कि गलत है? तो इसमें जो एरर है आपको यहाँ पर 2 में एरर है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी में एरर है। कहाँ पर एरर है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये जो प्रश्न है 2 नंबर है और यहाँ पर हैव बीन है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा हैव बीन है तो हैव बीन के स्थान पर यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो चाइना है ये आपका सिंगुलर है। ठीक, ये जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आपका हैज बीन का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्टली अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर ही हैज बीन डॉट हेयर सिंस 1997 यानी कि 1997। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा लिविंग। ठीक, लिविंग हेयर सिंस 1997 राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 88 नंबर के दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर बेस्टफुल का मीनिंग खोजना है, सेम मीनिंग। तो बेस्टफुल का मतलब क्या होता है जानते हैं? बेस्टफुल का मतलब शर्मिंदा होता है। तो इसका जो सेम मीनिंग होगा वह से होता है। से मतलब यहाँ पर इसकी मतलब संकुचित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर अपोजिट लर्न का यहाँ पर क्या बोलते हैं? लर्न का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग खोजना है। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है विद्वान। लर्न का मतलब होता है विद्वान। तो इसका जो अनस्टिव यहाँ पर अनस्टेंटिव यहाँ पर क्या बोलते हैं? अनस्टेंटिव होता है। तो इसके मतलब होता है स्वाभाविक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द आफ्टर यहाँ पर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम ऑफ फ्रेज। यहाँ पर बी अ डेड मिट इसका मतलब होता है कि गंभीर कष्ट में होना। इसका जो इडम ऑफ फ्रेज खोजना है मुहावरा ये समझे कि तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा इसका मीनिंग होगा टू बी इन द सीरियस ट्रबल। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का गणित का प्रश्न है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस है वह सेट प्रैक्टिस 14 है। आपको 1 से लेकर अब जो अगला है 15 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।